इस वीडियो को अकेले बैठकर देखना, अगर हो सके तो दरवाजे की कुंडी भी लगा लेना। मेरा नाम फौजिया है। मैं एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने एमए किया हुआ था और मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ था। मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। ये उन दिनों की बात है जब स्कूल में इतना खौफनाक हादसा पेश आया था, लेकिन हर कोई खामोश रहा। हमेशा की तरह मैं सबसे पहले स्कूल पहुंच गई थी। स्टाफ में से कोई भी मौजूद नहीं था। इक्का दुक्का लड़कियां अपनी क्लासों की तरफ जा रही थी। मेरे शौहर मुझे स्कूल छोड़ते हुए अपनी दफ्तर जाते थे। उनका दफ्तर काफ़ी दूर था, इसलिए वे जल्दी निकलते तो मुझे भी स्कूल छोड़ देते थे। मैं स्टाफ रूम की तरफ जाने लगी ताकि बुर्का उतार सकूं, मगर अचानक ही मेरे पेट में दर्द उठने लगा और मुझे ख्याल आया कि मैंने तो ज़रूरत का सामान ही नहीं लिया है। दरअसल मेरे ख़ास दिन शुरू होने वाले थे और मैं ये बात भूल गई थी। वो तो शुक्र था कि मेरे बैग में ज़रूरत का सामान मौजूद था। मैंने जल्दी से बैग से सामान निकाला। अभी स्कूल में कोई भी नहीं आया था। टीचर्स वॉशरूम काफ़ी दूर था, इसलिए मैं बच्चों वाले वॉशरूम में पहुंच गई ताकि यह मसला किसी तरह हल हो। मुझे डर था कि कहीं मेरे कपड़े ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि ऐसे में बड़ी परेशानी होती है। लेकिन वॉशरूम में जाकर तो मेरे होश ही उड़ गए। जो मंज़र मैंने देखा, मेरी चीखें सारे स्कूल में गूंजने लगी। मैं फ़ौरन उल्टे कदमों वॉशरूम से बाहर निकली थी। इतने में ही दूसरे टीचर्स और प्रिंसिपल भी आ गए, क्योंकि स्कूल लगने का वक्त हो चुका था। मेरी ऐसी हालत देखकर प्रिंसिपल साहिबा पूछने लगी, क्या बात है मैम, क्या आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने परेशानी के आलम में उन्हें बताया कि मैंने ये मंजर देखा है, तो वे एकदम ही हक्का बक्का हो गए। दूसरे टीचर्स भी हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगी, क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल था और इसके वॉशरूम में इस तरह का मामला होना निहायत ही संगीन बात थी। प्रिंसिपल फ़ौरन ही खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ी और थोड़ी देर में नाक पर कपड़ा रखे वापस बाहर आ गई। स्कूल में काम करने वाली मासियाँ आ चुकी थीं। प्रिंसिपल साहिबा ने फ़ौरन उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि जाओ अंदर मौजूद बच्ची को उठाकर स्टाफ रूम में पहुंचाओ। दोनों बड़ी मुश्किल से उस बेहोश बच्ची को उठाकर स्टाफ रूम में पहुंच गई थी, जो वॉशरूम में बेहोश पड़ी थी और उसका सारा यूनिफॉर्म खून आलूद हो चुका था। प्रिंसिपल साहिबा के पीछे ही कुछ टीचर्स पहुंच गईं। बाकी टीचर्स को प्रिंसिपल साहिबा ने हिदायत की थी कि आप स्कूल के दूसरे तुलबा को देखें, ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लड़कियों के वॉशरूम को भी ताला लगवा दिया गया। प्रिंसिपल साहिबा बच्ची को होश दिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन शायद खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। मेरा ख्याल था कि हमें इस बच्ची को अस्पताल लेकर जाना चाहिए था, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा बहुत ज़्यादा खौफ खा रही थी, क्योंकि ये बात कोई मामूली नहीं थी। पुलिस केस बन सकता था और इस स्कूल की बदनामी भी होती। सारा मामला प्रिंसिपल साहिबा पर आकर उठता और हर तफ्तीश का जवाब उन्हें देना पड़ता, इसलिए वे इस मामले को अंदर ही अंदर दबाना चाह रही थी। फिर उन्होंने अपनी एक जानने वाले डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया और उसने आकर बच्ची को चेकअप किया तो कहने लगी इसकी जान तो ख़तरे में है, इसे फ़ौरन अस्पताल लेकर जाना चाहिए। अगर ये जल्दी होश में ना आई तो मुझे डर है कि ये कोमा में जा सकती है। डॉक्टर्स ने तो पूरी तरह ही हमें डरा दिया था। मैंने प्रिंसिपल साहिबा से कहा कि ज़्यादा देर ना करें, किसी करीबी अस्पताल में चलें, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। मैं खुद 3 बेटियों की माँ थी, इसलिए इस बच्ची को यह हालत देखकर मेरा दिल काँप रहा था। फिर मैं प्रिंसिपल साहिबा के साथ उस बच्ची को लेकर अस्पताल भागी। मैंने उसके हाथों में हाथ लिया और फिर वो लोग उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए। प्रिंसिपल साहिबा मुझे गौर से देखते हुए कहने लगी, ये बच्ची आपकी क्लास में पढ़ती है ना? क्या आपको मालूम है कि ये कब से चल रहा है? यह एक दिन की बात तो नहीं हो सकती। प्रिंसिपल साहिबा की बात पर मैं खामोश हो गई, क्योंकि वाकई ये एक दिन की बात तो नहीं हो सकती। काफ़ी दिनों से मैं बहुत कुछ देख रही थी और महसूस भी कर रही थी, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि बात इतनी ज़्यादा आगे जाएगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि प्रिंसिपल साहिबा के पास स्कूल से फ़ोन आ गया। सीनियर टीचर बता रही थी कि स्कूल के बच्चों में ये बात फैल चुकी है। लाख छुपाने के बावजूद भी वे सरगोशियों में यही बातें कर रही हैं। अब उन्हें डर है कि ये बात कहीं लीक ना हो जाए। साथ ही वे बच्ची की खैर खैरियत भी पूछ रही थी। प्रिंसिपल साहिबा के तो पसीने छूट रहे थे, क्योंकि बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में थी और जो कुछ भी हुआ
हुआ था वह स्कूल की 4 दीवारी के अंदर हुआ था, इसलिए उनकी जान अटक रही थी कि अब वह एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। वे मुझसे कहने लगी कि किसी तरह इस मामले को यहीं ख़त्म कर दो, इस बच्ची के घर वालों को बुलाओ और उन्हें बुला भला कहकर इस बच्ची को उनके आसरे छोड़ दो। हम वापस स्कूल चले जाएंगे, फिर ये किस्सा यहीं ख़त्म हो जाएगा। मेरा दिल इस बात के लिए राज़ी नहीं था, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल साहिबा के दबाव में आकर मैंने उस बच्ची के घर वालों को बुलाया। ये बच्ची यतीम थी, बस उसके सर पर उसकी माँ का साया था और उसकी माँ मेरे घर की सफाई का कामकाज करती थी, इसलिए उसे बुलाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मगर जब वे स्कूल आए और उसे सारे मामले का बताया गया तो वे चीख चीख कर रोने लगी और हमें ही बुरा भला कहने लगी। उसकी चीखों पर अस्पताल के काफ़ी लोग जमा हो गए और इस बात का तमाशा बनने लगा। तो प्रिंसिपल साहिबा ने बड़ी मुश्किल से उसे खामोश करवाया और उसे धमकाया कि अगर वे चुप ना हुई तो उसकी बच्ची की ही बदनामी होगी। ये सुनकर वे खामोश हो गई। फिर प्रिंसिपल साहिबा बड़े बुरे तरीके से उससे पूछने लगी कि तुम्हारी बेटी क्या करती रही थी, तुम कैसी माँ हो, तुम्हें पता नहीं चला और तुम्हारी बेटी ने इतना बड़ा कारनामा कर सर अंजाम दे दिया। प्रिंसिपल साहिबा के लफ्ज़ों पर उस औरत के चेहरे का रंग उतर गया। वो बड़ी हैरानी से प्रिंसिपल साहिबा को देख रही थी। शायद उसे उनसे इस लहजे और इस अल्फाज की तवक्को नहीं थी, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा बस इस कोशिश में थी कि किसी तरह इस मामले को उसकी माँ के सर डाले और ख़ुद वापस स्कूल पहुँच जाए और इस मामले से किनारा अख्तियार कर ले। जबकि उसकी माँ का कहना था कि मेरी बच्ची बहुत ही नेक है, उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। वो तो हमसे पूछ रही थी कि उसकी बच्ची के साथ स्कूल में क्या हुआ है, क्योंकि वे स्कूल के सिवा और कहीं नहीं जाती। प्रिंसिपल साहिबा बहुत पढ़ी लिखी और तेज़ औरत थी। खुद को इस मामले से निकालने के लिए उन्होंने उनसे कहा कि जब तुम्हारी बेटी को होश आ जाए तो खुद उससे पूछ लेना कि उसके साथ क्या हुआ है, हमें तो कुछ मालूम नहीं है। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि वापस स्कूल चलो, लेकिन सच तो ये था कि मैं उस बच्ची को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो मेरी क्लास की बहुत ज़हीन बच्ची थी और वाकई ही बहुत नेक थी। मैं खुद इस बात की गवाह थी कि वह बच्ची कितनी पाकीज़ा है, लेकिन फिर भी उसके साथ जो हुआ था इसके पीछे किसी न किसी का हाथ तो ज़रूर था। मगर प्रिंसिपल साहिबा के हुक्म के आगे मैं बेबस थी। ये स्कूल का वक्त था और मुझे अपनी ड्यूटी पर पहुँचना था, इसलिए मैं उसकी माँ को सब्र की नसीहत करते प्रिंसिपल साहिबा के हमरा वापस स्कूल पहुंच गए। सारे टीचर्स में तजस्सुस थे कि बच्ची ने क्या बताया, लेकिन जब हम वापस लौटे बच्ची को होश नहीं आया था। मैं क्लास में गई तो मुझे सुनाई देने लगा हर लड़की उस बच्ची आयशा के किरदार पर बात कर रही थी। सभी हैरान थे और मेरी तबीयत अभी भी नहीं संभली थी। वॉशरूम का मंजर मेरे दिमाग में घूम रहा था। 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो सकता था। वाकई ये कोई मामूली बात नहीं थी जिसे दबाया या छुपाया जाता, इसकी तो तस्दीक होनी चाहिए थी। प्रिंसिपल साहिबा ने सख्ती से हिदायत की थी कि स्कूल में कोई इस बारे में बात नहीं करे। वॉशरूम की सफाई करवा दी गई थी और जो कुछ वहाँ से मिला था उसे भी जाया करवा दिया गया। इसी तरह दोपहर हुई और छुट्टी हो गई। सब हज़ारों सवाल जहन में लिए अपने घरों को लौट गए, लेकिन मेरी मंजिल मेरा घर नहीं बल्कि अस्पताल था। मुझे आयशा के पास जाना था। वो गरीब और मासूम बच्ची थी जिसे उस वक्त मेरी ज़रूरत थी। न जाने उसे होश भी आया था या नहीं। मैंने रिक्शा लिया और अस्पताल के लिए निकल पड़ी। सारा रास्ता आयशा का वजूद मेरे जहन में घूमता रहा। इसका खून आलूद यूनिफॉर्म और वॉशरूम में पड़ा हुआ छोटा सा वजूद मुझे पूरी तरह हिला गया था। मैं अस्पताल पहुंची तो आयशा की माँ ने बताया कि अब उसकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन आंखें उसने अब भी नहीं खोली, इसलिए डॉक्टर उससे मुलाकात भी नहीं करने दे रहे। फिर वे मेरे गले लगकर फुट फुट कर रोते हुए कहने लगे, मिस फोजिया, आपको तो पता है मैं बेवा औरत हूँ, घरों में काम करके गुजारा करती हूँ। बस चाहती थी कि मेरी बच्ची पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाए ताकि उसका मुस्तकबिल मेरी तरह बर्बाद ना हो। लेकिन मुझे क्या पता था स्कूल की 4 दीवारी में मेरी बेटी के साथ ऐसा जुल्म होगा। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और मैंने उसे कहा कि तुम कैसे कह सकती हो कि इसके साथ जो कुछ हुआ स्कूल में हुआ, ये तो कई दिनों पुरानी बात मालूम होती है। आयशा की माँ कहने लगी क्योंकि कुछ महीनों से भी स्कूल जाने के नाम से कतराती थी। मैं जब भी स्कूल का यूनिफॉर्म धोकर इस्त्री करती उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो कहती, अम्मा मेरे स्कूल में दिन नहीं लगता, मुझे स्कूल नहीं भेजा करें। जबकि पहले तो वो किसी सूरत छुट्टी के लिए तैयार नहीं होती थी। मुझे लगा कि शायद जैसे बड़ी हो रही है, पढ़ाई से उसका दिल उकता रहा है, इसलिए मैं भी उसे डांट डपट कर स्कूल भेजती थी कि पढ़ाई ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि उसके साथ स्कूल में ही कुछ गलत हुआ है। आयशा की माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। स्कूल में कुछ मेल टीचर्स भी थे जो लड़कियों के साथ थोड़े करीबी होते थे और उनके साथ तन्हाई में बातें भी किया करते थे। ख़ासकर सर हमज़ा की तो आदत थी कि वह मौका मिलते ही किसी न किसी लड़की से नज़दीक होकर खड़े होकर फजूल की बातें शुरू कर देते। लेकिन मैं किसी
किसी पर भी इस तरह शक नहीं कर सकती थी जब तक आयज़ा होश में आकर खुद से कुछ ना बताती। कुछ देर गुजरी तो मेरे घर से फ़ोन आने लगा। मेरी बेटियां स्कूल से घर पहुंच गई, मेरे लिए परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने आयज़ा की माँ से इजाज़त ली और कहा कि मैं शाम को आऊँगी। फिर मैंने उनके हाथ पर कुछ पैसे रखे और अपने घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुँच भी मेरा जहन आयज़ा में ही उलझा हुआ था। शाम को मेरे शौहर दफ्तर से लौटे तो मैंने उन्हें सारा माजरा बता दिया और ये सुनकर वे हक्का बक्का रह गए। मुझसे कहने लगे कि वे बच्ची अगर तुम्हारी क्लास में पढ़ती थी तो क्या तुम्हें इतने दिनों में कुछ पता नहीं चला। मैंने अपने शौहर को बताया कि वह यतीम बच्ची थी, मैंने हमेशा से ही उसे परेशान देखा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका हाल बहुत अजीब सा था। वे क्लास में होकर भी क्लास में नहीं होती थी, उसके मार्क्स भी ठीक नहीं आते थे, पढ़ाई में भी कमज़ोर होती जा रही थी, बस बेदिली से सारा वक्त क्लास में बैठी रहती और इस बात को मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया था। फिर कुछ दिन पहले उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी, अक्सर बैठे बैठे उसे चक्कर आते थे, वो बेंच पर ही सर रख दिया करती थी। मैं यही समझती रही कि घर के हालात की वजह से शायद वे कमज़ोर और निढाल हो रही है। काश कि मुझे पता होता कि उसकी परेशानी के पीछे क्या वजह है तो मैं किसी भी तरह उसकी मदद करती, उसका साथ देती। यह मामला इस हद तक ना बिगड़ता कि आज वह ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है। मेरे सारे काम हो चुके थे, मैंने शौहर से कहा कि मुझे अस्पताल लेकर चले। वो मुझे अस्पताल ले गए। आयज़ा को होश आ चुका था। मैं फ़ौरन उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा, उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उससे कहा, आयज़ा मुझ पर भरोसा करो और मुझे बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ और किसने किया। लेकिन बस वे फूट फूट कर रोती रही और मेरे पूछने पर भी उसने कोई जवाब ना दिया। यहाँ तक कि मैं थक हार कर वापस लौट आई। मैं चाहती थी कि पुलिस को इस मामले की खबर करूँ, लेकिन आयज़ा की माँ इस बात के लिए राज़ी नहीं थी। उसे लगता था कि ऐसा करने से मज़ीद बदनामी होगी और फिर प्रिंसिपल साहिबा भी तो इस बात के हक़ में नहीं थी। मुझे अपनी नौकरी भी बचानी थी और मैं आयज़ा को इंसाफ भी दिलाना चाहती थी और उसके लिए अब मुझे भी कोई कदम उठाना था। शौहर मेरी नीयत जान चुके थे, कहने लगे कि जो भी करने का सोच रही हो, क्योंकि सबसे पहले तुमने ही उस लड़की को, उस बच्ची को देखा था, इसलिए तुम भी तफ्तीश के दायरे में आओगी और यहाँ तो पुलिस वाले तफ्तीश के नाम पर भी जीना मुश्किल कर देते हैं। वे बार बार तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाएंगे तो तुम्हारी नौकरी पर भी असर पड़ेगा और हमारा घर भी डिस्टर्ब होगा। मेरे शौहर वही सोच रहे थे कि ख़ुद को दूसरों के मसले से दूर रखना चाहिए, जबकि ये उस्तानी होने की हैसियत से मुझे लगता था कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने स्टूडेंट को इंसाफ दिलाऊं और ख़ासकर स्कूल के अंदर ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाऊं। अगली सुबह मैं सीधा प्रिंसिपल साहिबा के दफ्तर में पहुंच गई और मैंने उनसे कहा कि मैडम, आयज़ा वाले केस को इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसकी माँ ने तो पुलिस में शिकायत भी नहीं की है, लेकिन हमें ये काम करना चाहिए। आखिर किसी न किसी ने तो उसके साथ ज़्यादती की है और हो सकता है कि हरकत स्कूल में ही हुई हो। आपने खुद अपनी आंखों से उस बच्ची की हालत देखी है। उसने स्कूल के वॉशरूम में एक नामुकम्मल बच्चे को जन्म दिया है। शायद वह 2 या 3 महीने की हामला थी। अगर ऐसे में मर जाती तो कौन जिम्मेदार होता। वो तो शुक्र है कि उसे होश आ गया और अब वह पहले से बेहतर है, लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, आप एक यतीम बच्ची के लिए कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। मैं उसकी माँ को खामोश करवा चुकी हूँ और आयज़ा के इलाज के लिए मैंने खुद पैसे भिजवाए हैं और अब इस किस्से को ख़त्म समझें और ना ही अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी करें। कुछ ही दिनों बाद मेरी उम्रे की फ़्लाइट है। अगर मैं पुलिस और कचहरी के मामलात में पड़ी तो उम्रे पर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसिपल साहिबा ने 2 टोक लफ्ज़ों में अपना फ़ैसला सुनाते हुए मुझे क्लास में जाने का हुक्म दे दिया और मैं अपना समूह लिए क्लास में चली गई, जबकि सारी लड़कियां मेरे मुंतज़िर थी। मैं बार बार एक एक चेहरे को देख रही थी। अगर आज आयज़ा थी तो कल को उनमें से कोई और भी हो सकती थी और बस यही ख्याल मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा था। मैंने लड़कियों से तन्हाई में बातचीत शुरू की। जो लड़कियां आयज़ा के करीब बैठी थी, मैं उनसे सवाल जवाब करने लगी। सबका यही कहना था कि आयज़ा का रवैया कुछ दिनों से बिल्कुल बदल गया था, लेकिन असल बात क्या थी किसी को पता नहीं था। फिर एक बच्ची जो आयज़ा के साथ आती जाती थी, उसने एक ऐसी बात बताई जिसने मुझे चौंका कर रख दिया। वो कहने लगी कि कुछ महीने पहले इंग्लिश के सर ने आयज़ा को छुट्टी के वक्त स्कूल में रोका था। दरअसल आयज़ा इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर थी। उसके घर पर ऐसी कोई सहूलियत मौजूद नहीं थी कि वो ट्यूशन पढ़ सके। जब 20 बार
इंग्लिश का टेस्ट देती उसके सर ने उसे कहा था कि छुट्टी के बाद स्कूल में रुक जाओ और फिर मैं तुम्हें समझा दूंगा। इस दिन वो मेरे साथ घर नहीं गई थी और उसके बाद से ही आयशा का रवैया बदल गया था। मुझे लगा कि शायद सर उसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए वह मगरूर हो गई है। उसकी नज़र में मेरी कोई हैसियत नहीं रही, इसलिए मैंने भी उससे बातचीत करना ख़त्म कर दी। इतना कहकर वो बच्ची बिल्कुल खामोश हो गई और मेरी जान निकल गई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि सर हमज़ा के बारे में मेरा शक इस हद तक ठीक होगा। मैंने सोचा था कि यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधा सर हमज़ा के सर पर पहुँचकर उनसे सवाल जवाब करूँगी और फिर छुट्टी के वक्त जब सारे टीचर्स निकल गए और मैं सर हमज़ा के स्टाफ रूम में पहुँच गई तो मैंने उन्हें रोक लिया। वे निकलने ही लगे थे, मेरी आवाज़ सुनकर पलट आए। मैंने मुस्कुराकर उन्हें देखा और कहा कि मुझे पता चल गया है कि आयशा के साथ ज़्यादती किसने की है। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर हैरत के तासुरात आ गए। कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो फिर आपको फ़ौरन पुलिस में शिकायत करनी चाहिए, मुजरिम पकड़ा जाना चाहिए। सर हमज़ा का ये एतमाद देकर मैं डगमगा गई थी। अगर वे मुजरिम होते तो कभी ऐसी बात न कहते। मैंने सख्ती से उनसे पूछा कि आपने आज से कुछ महीने पहले आयशा को छुट्टी के वक्त क्यों रोका था? आखिर ऐसा कौन सा काम था जो छुट्टी के बाद मुकम्मल हो सकता था? मेरी बात सुनकर वे एकदम ही हक्का बक्का रह गए और कहने लगे, मिस, आप मुझ पर शक कर रही हैं कि आपको लगता है कि मैंने आयशा के साथ खामोश रही? तो वे खुद ही बोल पड़े। कहने लगे कि आयशा को इंग्लिश में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी, इसलिए मैंने उसे छुट्टी के बाद रोका था ताकि मैं बिठाकर आराम से समझा सकूं। लेकिन इत्तेफाक से मेरी बीवी का फ़ोन आ गया। उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, वह अस्पताल में थी। आप भी जानती हैं कि कुछ महीने पहले मेरे घर बेटी हुई है। वे वही दिन था, मैं स्टाफ रूम में था कि जब मेरी बीवी का फ़ोन आया तो मैंने चौकीदार से कहा कि आयशा को कहो मेरा इंतज़ार न करे, उसे वापस घर भेज दो, और ख़ुद अस्पताल के लिए निकल गया। बस उस दिन यही बात हुई थी। आप चाहें तो आयशा से भी पूछ सकते हैं या फिर चौकीदार भी इस बात की गवाही दे सकता है। सर ने बहुत अफसोस से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मैं लड़कियों से सिर्फ इसलिए बातचीत करता हूँ ताकि वो मुझसे सवाल जवाब करते हुए ना हिचकिचाएं, क्योंकि अक्सर लड़कियों को मेल टीचर से पढ़ना मुश्किल लगता है। अफसोस भरी नज़रों से मुझे देखते हुए चले गए और उनके जाने के बाद मैं सोच रही थी कि अगर सर हमज़ा ने भी हरकत नहीं की तो फिर किसने की। मुझे अब भी उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ था, इसलिए मैं चौकीदार के पास पहुँच गई। मैंने उनसे कहा कि बताओ कुछ महीने पहले आयशा के साथ क्या हुआ था। मैंने बस अंधेरे में तीर चलाया था ताकि वो सर हमज़ा की असलियत मुझे बता दें, लेकिन चौकीदार के चेहरे की रंगत ने मुझे चौंकाने पर मजबूर कर दिया। वो कहने लगा, बीबी जी मुझे नहीं मालूम। उसका अंदाज़ा बता रहा था कि उसे कुछ ना मालूम था, इसलिए मैंने सख्ती से कहा कि मैं पुलिस को इत्तला करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं सारा सच जान गई हूँ। मुझे खुद हर बात पता चल गई है। मेरी बात सुनकर भी चौकीदार ने अपना मुँह ना खोला, बस यही कहता रहा कि बीबी जी हमें कुछ मालूम नहीं है, हम तो अपनी ड्यूटी करते हैं। इससे पहले कि मैं मज़ीद सवाल जवाब करती, प्रिंसिपल साहिबा वहाँ पहुँच गई। गुस्से से कहने लगी, मिस फौजिया, आपको समझ क्यों नहीं आती कि ये बात अब ख़त्म हो गई है? आप अपने घर जाएं, कल मेरी उम्रे की फ़्लाइट है। मैं सुबह निकल रही हूँ, इसलिए मैं कोई नया तमाशा नहीं चाहती। प्रिंसिपल साहिबा ने चौकीदार को वापस भेज दिया और उनके कहने पर मैं भी वापस अपने घर लौट आई। फिर जब शाम को मैं आयशा से मिलने गई तो मैंने उनसे कहा कि तुम मुझे बताओ उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सर हमज़ा तुम्हारे पास आए थे या फिर चौकीदार? मेरी बात सुनकर वो इस तरह से रोई कि जैसे मैंने उसकी कोई बहुत बड़े ज़ख्म पर नमक छिड़क दिया हो। फिर उसने वह सच्चाई मुझे बताई जिसे जानकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि ये बात तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। उसने बताया कि सर हमज़ा ने उसे रोका था, लेकिन उनकी जगह चौकीदार वहाँ आया था और फिर उसने तन्हाई का फ़ायदा उठाकर बंद कमरे में उसके साथ ज़्यादती की थी और उसे धमकी भी दी थी कि अगर वह ये बात किसी को बताएगी तो उसे जान से मार देगा। वो खौफज़दा होकर खामोश हो गई, लेकिन फिर जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उसने ये बात चौकीदार को बताई, क्योंकि अक्सर चौकीदार उसे इस्तेमाल करने लगा था। छुट्टी के बाद उसे रोक लिया करता था। चौकीदार को जब इल्म हुआ कि वो उम्मीद से हो गई है तो अपना गुनाह छिपाने के लिए उसे बहुत सारी दवाइयाँ खिलाने लगा। पिछले काफ़ी दिनों से वे चौकीदार की दी हुई दवाइयाँ खा रही थी और खौफ के मारे बिल्कुल खामोश थी। फिर कुछ दिन बाद उसके पेट में शदीद तकलीफ़ हुई और फिर 2 दिन पहले उसने स्कूल पहुँचते ही वॉशरूम में एक नामुकम्मल बच्चे को जन्म दे दिया। अबॉर्शन की दवाइयों ने उसे इस हाल को पहुँचाया था कि वे गिरकर बेहोश हो गई और अगर मैं वक्त पर ना पहुँचती तो शायद वे मर चुकी होती। ये सुनकर मेरी जान निकल गई थी कि आयशा की वालिदा भी हैरान रह गई। शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी किस अज़ियत से गुजर रही है। ये सच्चाई मैंने फ़ौरन चौकीदार के बारे में पता करने की कोशिश की तो ये जानकर हक्का बक्का रह गई कि चौकीदार मेरे स्कूल से निकलते ही अपने गाँव के लिए रवाना हो गया था। उसे अपने पकड़े जाने का खौफ था। उसका गाँव कौन सा था, वे कहाँ
कहाँ से आया था कोई नहीं जानता था। आयशा की अम्मा ने मुझे पुलिस को इत्तला ना करने को कहा। वो मज़ीद आयशा की इज्जत को दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। मुजरिम के बारे में जानकर भी मैं कुछ नहीं कर सकी थी। प्रिंसिपल साहिबा उम्रे पर चली गई थी। मैं सोच रही थी कि क्या ऐसा उम्रा कबूल होगा। वे चाहती तो चौकीदार बहुत पहले पकड़ा जाता, लेकिन उन्होंने कोई कदम ना उठाया, बस अपने स्कूल को बचाने में लगी रही। मेरे सब वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों पर तवज्जो दें। अगर उनमें कोई तब्दीली देखें तो उनसे सवाल जवाब करें। आज के दौर में हम अपने बच्चों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें और उनके हर मामले पर नज़र रखें ताकि वक्त पर ही आप अलर्ट हो सके। अल्लाह हाफिज़ प्यारे दोस्तों।